बच्चों, वेलकम टू माय फिजिक्स क्लास। टुडे आई विल डिस्कस द होल चैप्टर इन वन वीडियो। यानी हम एक ही वीडियो में आपको शॉर्ट एनालिसिस करेंगे किसके बारे में, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। और ऐसा वीडियो तभी काम में आता है जब हमारा बोर्ड एग्जाम नज़दीक होता है। जैसे अभी फर्स्ट टर्म के एग्जाम है सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड के लिए, जो हमारा इस बार एमसीक्यू के टर्म में आ रहा है। तो मैं अल्टरनेटिंग करंट के बारे में आपको पूरा चैप्टर शॉर्ट में अच्छे तरीके से और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जो होंगे वैसे ही मैं आपका रिवीजन करवाऊंगा। सबसे पहले थोड़ा सा ओएमआर सीट जो इस बार भरने के लिए 2021 में दे रहा है भरने के लिए, वो हम लोग किस तरह से भरेंगे 1 मिनट में हम लोग देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 बस इतने से हो जाएगा। इधर ऑप्शन है हमारा ए, बी, सी, डी और इस तरह के यहाँ पर बना हुआ है। फिर ठीक है नहीं, ये स्टार है, ये एच का साइन है, यहाँ ऑप्शन ए रहेगा, बी, सी, डी रहेगा। फिर इसी तरह से हम लोग देखते हैं यहाँ पर बना हुआ रहता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम लोगों के पास यहाँ पर इस तरह से 4, 5, 6 बना हुआ है, सिमिलर बना हुआ है। सबसे पहले हम लोग कैसे करेंगे, अगर ये चारों में से कोई एक सही है, मान लेते हैं बी सही है, तो सबसे पहले आप बॉक्स में भरिए बी, इसी को काउंट किया जाएगा और उसके बाद आपके पास टाइम बचता है, इसको आप कलर कर दीजिए। ठीक है, अगर आप यहां पर सी भी कलर कर देते हैं लेकिन बी यहां भरा हुआ है तो यही आपका फाइनल माना जाएगा। ठीक है, रही बात अगर आपने ऐसा करने के बाद अगर इस तरह से कलर कर देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये तभी काउंट होगा जब इधर डार्क नहीं होगा। ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं कि हमारा यहां पर 1 से 6 में 5 क्वेश्चन ही करना है, कोई एक क्वेश्चन छोड़ना है। मान लेते हैं हमको 2 नहीं आ रहा है, रेस्ट आ रहा है, तो इसको हमको अटेम्प्ट नहीं करना है, तो आप इसको कलर कर दीजिए। ये जो हैच बना हुआ है ना, इसको आप क्या कर देंगे, कलर कर देंगे और ये आराम से ये हमारा सही होगा। क्लियर? तो इस तरह का हमारा प्रोसीड्यूर है जो ओएमआर सीट में हम लोग सॉल्व करेंगे। आप ऐसा कभी ना करेंगे कि यहां पर कुछ ना लिखें और सिर्फ ये ऑप्शन बी है और इसको छोड़ दिए हैं, तो ये चेक नहीं होगा। तो ध्यान रहे कि जो भी आंसर सही है, जो बॉक्स में होगा बस उसी को काउंट होगा और दूसरा किसी को काउंट नहीं होगा। तो चलिए, एक शॉर्ट में था, बाद बाकी बहुत सारा एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को देखते हैं। सबसे पहले ये बात आता कि व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट हम लोग जानते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट ऐसा करंट है, ठीक है, जिनके जो मैग्नीट्यूड्स जो हैं वो टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करता है। उस मैग्नीट्यूड्स वेरीज विथ टाइम और इसी दौरान उसके डायरेक्शन रिवर्स होते हैं। और फाइनली हम लोग इस तरह से देते हैं, जो साइन इधर टाइम लेते हैं, इधर करंट या जो वोल्टेज है उसको शो करते हैं। और हम लोग जानते हैं ये इसका जो होता है ये पिक वैल्यू होता है, इसी को आई नॉट कहते हैं, या वी के टर्म में लेंगे तो वी नॉट कहते हैं। ये यहां से टाइम t बराबर 0 लेते हैं और यहां पर टाइम t बराबर कैपिटल T लेते हैं। ये एक ऑसिलेशन हुआ, एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड हमारा t हुआ और इसी को हम लोग कहते हैं 1 साइकिल, इसी को कहते हैं 1 साइकिल। अब देख सकते हैं यहां पर जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट है उसका फॉर्मूला हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है, ये पिक वैल्यू है यानी मैक्सिमम वैल्यू इसका। ओमेगा कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको लिख सकते हैं 2 पाई न्यू। और हम लोग जानते हैं फॉर 1 ऑसिलेशन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई बाई टी, क्योंकि 1 ऑसिलेशन का फॉर्मूला हो जाएगा 1/t। क्लियर हो गया ये हमारा। और इसी तरह से हम लोग इसको भी लिख सकते हैं, भी को लिख सकते हैं, भी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर। अगर वी के टर्म में देखेंगे तो ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट हो गया और ये हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो गया। ये हमारा इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज
पीक करंट या एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, पीक वोल्टेज और एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज, और यह अल्टरनेटिंग करंट जो होता है हमारा साइनोसॉइडल होता है, जिसको मैंने यहां पर दे दिया। यहां सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो होगा हमारा, ठीक है ना, ये जो इसका एम्पलीट्यूड होता है ये कांस्टेंट होता है। कभी कभी अगर इस तरह के ग्राफ दे देता है और बोलता है कि बताइए कि ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट है, तो नहीं भाई, ये अल्टरनेटिंग करंट नहीं है, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग मोड में है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अल्टरनेटिंग करंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां पर, और आगे बढ़ के देखते हैं कि हमारे पास यहां पर जो है जो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट जो होता है, यानी ये पूरा एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, मतलब इसमें अगर हम लोग देखेंगे अल्टरनेटिंग करंट में, तो आई एवरेज बराबर होता है 0। अगर कहीं पर भी आता है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0। इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि जो हम लोग अल्टरनेटिंग करंट जो है बोलता है कि डीसी मीटर से हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि एवरेज वैल्यू हमारा क्या होता है, 0 होता है। दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू मेजर विद द हेल्प ऑफ क्या, डीसी एमीटर। डीसी एमीटर के हेल्प से हम लोग इस करंट को मेजर नहीं कर सकते। देखिए एक क्वेश्चन का आपका आंसर यहीं पर मिल गया, क्योंकि एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है हमारा, 0 होता है। दूसरा आता है हमारे पास आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। देखिए IRMS, इसी को कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इसी को कहते हैं इफेक्टिव वैल्यू, इसी को कहते हैं वर्चुअल वैल्यू भी, वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट भी कहते हैं, वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। जनरली ये जो हमारा वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है, ये कैसे ट्रीट हम लोग करते हैं, जो भी सर्किट में करंट हम लोग मेजर करते हैं एमीटर के हेल्प से या वोल्ट मीटर के हेल्प से, ठीक है, या सर्किट में करंट दिया हुआ रहता है, कभी बोला जाता है द करंट और वोल्टेज इन ए सर्किट इज इतना एम्पियर इतना वोल्ट, अगर बोलता है वो सारा हमारा आरएमएस वैल्यू कहते हैं, क्योंकि हम लोग एक्चुअल वैल्यू मेजर नहीं कर सकते हैं। तो ये आप दिमाग में रखेंगे, इस चैप्टर में अगर कोई वैल्यू दिया हुआ है करंट या वोल्टेज का, जैसे एग्जांपल हमारा दे दिया है यहाँ पर कि एक सर्किट में करंट हमारा 4 एम्पियर है और वोल्टेज जो है 220 वोल्ट है, तो ये हम लोग मान लेंगे कि ये हमारा IRMS दिया हुआ है 4 एम्पियर और ये VRMS दिया हुआ है 220 वोल्ट, ये हम लोग मान लेंगे, ठीक है। यानी जो भी हम लोग मेजर करेंगे करंट और वोल्टेज का वैल्यू इन अल्टरनेटिंग सर्किट में, वो हमारा RMS होता है। अब देखते हैं कि RMS होता क्या है। बोलता है ये RMS वैसा स्टडी वैल्यू ऑफ करंट है, ठीक है, कि जो एक सर्किट में फ्लो होता है जिसमें रेजिस्टेंस R होता है, वो सेम हीट पैदा करता है सेम टाइम में जैसा कि अल्टरनेटिंग करंट ने इस सर्किट में किया है। तो हम लोग डेफिनेशन में ना जाके, डेफिनेशन पूछा नहीं जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला आएगा कि IRMS बराबर होगा I0 बाय √2 आफ्टर डेरिवेशन, ये आता है, और VRMS जो हमारा आएगा V0 बाय √2, ये इसका पीक वैल्यू है, ठीक है ना। तो पीक वैल्यू बड़ा आराम से हम लोग मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2 ऑफ IRMS, इसी तरह √2 ऑफ VRMS भी होगा, और इजिली हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है, कोई एक करंट दिया हुआ है हमारे पास, वेरी सिंपल है, हम लोग देख सकते हैं कि द सर्किट, द वोल्टेज अक्रॉस ए रेजिस्टेंस इज, एग्जाम्पल अगर यहां पर बोल रहा है, हम लोग देख लेते हैं, द वोल्टेज अक्रॉस अ रजिस्टर इज 220 वोल्ट, रजिस्टर इज व्हाट, अगर दे रहा है हमारे पास यहां पर कि 10 ओम है इन अल्टरनेटिंग सर्किट, तो ठीक है, तो निकालिए यहां पर करंट। तो अगर करंट निकालने बोलता है तो क्या होगा, पहले सबसे पहले देखिए कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है इसको हम लोग क्या मान लेंगे, VRMS। तो यानी IRMS निकालने बोल रहा है, तो हम लोग जानते हैं V बराबर IR होता है, देयरफॉर IRMS बराबर क्या हो जाएगा, VRMS बाई R। आराम से इसका वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर और R का वैल्यू दीजिए, यानी 22 एम्पियर करंट हो गया। मैंने ये अपने से लिया ये एग्जाम्पल, इस तरह के अगर एग्जाम में आते हैं तो इजिली आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, और देखते हैं आगे चलने के बाद हमारे पास जो है
जो टर्म है हमारे पास वो है कि जो सर्किट एलिमेंट है जैसे रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ठीक है। अब यहां पर जो करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशन होगा, ठीक है ना, तो उसको देखेंगे कैसे होगा। सबसे पहले अगर हम लोग लेते हैं प्योरली रजिस्टिव सर्किट, तो देखिए रजिस्टिव सर्किट किसको कहेंगे, तो रजिस्टिव सर्किट वैसे सर्किट को कहेंगे जिसमें सिर्फ रजिस्टर लगा हुआ है। जैसे ये देखिए, इसमें सिर्फ रजिस्टर है हमारे पास, ठीक है। यहाँ अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज अप्लाई किया गया है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, ये रेजिस्टेंस R है, ठीक है ना। तो ऐसे सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस R है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। यहां अगर वोल्टेज ये है तो करंट नो डाउट यहां पर आएगा I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। ये देखना है कि करंट और वोल्टेज में देखिए ये भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, पीक वैल्यू साइन ओमेगा टी, और ये एडिशनल कुछ नहीं है। इसका मतलब ये जो यहाँ फेज एंगल है दोनों के बीच में 0 है, यानी ये लोग सेम फेज में क्या कर रहे हैं, सर्किट में है। देयर इज नो एनी फेज लेग। अब देखिए अगर हम लोग यहां पर अगर फेजर डायग्राम लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। ये हमारा वोल्टेज V नॉट और ये हमारा क्या हो जाएगा I नॉट, और ये हमारा बनेगा एंगल ओमेगा टी। क्लियर। तो इस केस में जो यहाँ रेजिस्टेंस है सिंपली R है, और R का कोई रिलेशन फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं है इस सर्किट में जो फ्रीक्वेंसी है। इसलिए अगर यहाँ ग्राफ आता हमारा कि इधर फ्रीक्वेंसी है और इधर रेजिस्टेंस है, तो इनका रिलेशन आप बताओ, तो इनका रिलेशन यही होगा कि ये पैरेलल हो जाएगा ये कंपोनेंट, बिकॉज हियर रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एक चीज याद रखना बच्चों कि जो रेजिस्टिव सर्किट होता है उसमें करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो 0 होता है, और वो इक्वेशन ये आएगा। चलते हैं हम लोग आगे। रेजिस्टिव सर्किट के बाद देखिए हमने फेजर डायग्राम भी आपको दिखा दिया। अब देखते हैं इंडक्टिव सर्किट। तो भैया ये देखिए इंडक्टिव सर्किट किसको कहते हैं, इंडक्टिव सर्किट उसको कहते हैं जिसमें सिर्फ इंडक्टर हो। देखिए इंडक्टर L ये हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन में पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। अब बोलता है अ सर्किट ओनली विथ एन इंडक्टर इज नॉन एज व्हाट, इंडक्टिव सर्किट। आप जानते हो कि ये जो एलिमेंट है ना, ये भी हमारा क्या करेगा, रेजिस्टेंस पैदा करेगा, करंट को अपोज करेगा, और जो रेजिस्टेंस पैदा करेगा उसे हम लोग एक्सएल कहेंगे, और ये हमारा आफ्टर डेरिवेशन में आ जाएगा ओमेगा एल। और इसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका क्या नाम होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, रिएक्टेंस नाम होता है। इसका दूसरा फॉर्मूला ओमेगा का होता है 2 पाई न्यू एल, ऐसे भी पुट कर सकते हैं। यानी इट इज व्हाट, द टोटल हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय दिस टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब देखिए भाई यहां पर भी वोल्टेज हम लोग वही अप्लाई करेंगे, V नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन यहां पर देखना पड़ेगा कि देखिए यहां जो रेजिस्टेंस है, यहां आप देखिए रेजिस्टेंस जो है XL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, और हम लोग जानते हैं अल्टरनेटिंग करंट में फ्रीक्वेंसी है। अब बताइए कि अगर फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिव सर्किट में अगर बढ़ता है तो नो डाउट देखिए रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अगर रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा तो आप बताओ इसके अक्रॉस जो होगा, जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है ना, तो वो तो ज्यादा ही होगा। तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि यहां जो करंट जो होगा इससे होकर, वो करंट और वोल्टेज के बीच में फेज लेग होगा, और इसलिए करंट का जो इक्वेशन आएगा हमारे पास वो I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी है ना, माइनस पाई बाई 2। यानी ये जो हमारा करंट जो है वो 90 डिग्री से है ना पीछे चलेगा, 90 डिग्री से पीछे चलेगा। तो व्हाट इज द फेज लेग हियर, तो 5 बराबर पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री पीछे चलेगा, क्योंकि इस सर्किट में रेजिस्टेंस ज्यादा है। अब देखिए इसका अगर हम लोग फेजर डायग्राम का बात करें, हम लोग यहां पर फेजर डायग्राम का बात करें तो वेरी सिंपल है। हम लोग फेजर डायग्राम में ऐसे दे सकते हैं, इधर टाइम एक्सिस है इधर हमारा, ठीक है ना। हम लोग देखते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, अगर करंट इधर हम लोग लेते हैं, ठीक है ना, इधर हम लोग क्या लेते हैं, करंट लेते हैं I नॉट, तो बताइए यहां पर हमारा कौन चल रहा है आगे, वोल्टेज चल रहा है आगे,
नहीं, तो वोल्टेज हमारा कितना से आगे चल रहा है, 90 डिग्री से। देखिए इधर जाएगा 90 डिग्री से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस एल हो जाएगा, और ये करंट अक्रॉस, है ना। तो यहां हमारे पास जो फेजर डायग्राम हो गया है, ये हमारा, ये किसके बीच का फेजर डायग्राम हो गया हमारा, वोल्टेज एंड करंट के बीच में हो गया ये हमारा, ठीक है ना, वोल्टेज और करंट के बीच में हो गया। अब देखिए यहाँ वोल्टेज 90 डिग्री से आगे चल रहा है, ठीक है, इसलिए करंट यहाँ क्या हो रहा है, 90 डिग्री से पीछे चल रहा है। तो ये हमारा हो गया कौन सा सर्किट, इंडक्टिव सर्किट। हम लोगों को बस इसी तरह के चीजों को याद रखना है यहाँ पर, और ज्यादा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, आप देख सकते हो कि इसी में अगर हम लोग कुछ डाल देते हैं कि यहां पर अगर हम लोग डीसी सप्लाई कर दिया जाए यहां पर, तो बताइए डीसी का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 0 डिग्री होता है, नहीं, डीसी का जो फ्रीक्वेंसी है वो जीरो होता है। डीसी का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 0 हर्ट्ज होता है। अब अगर इस फॉर्मूला पुट कर दिया जाए, देखिए 0 पुट करेंगे, देखिए एक्सल क्या हो जाएगा, 0, यानी ये रेजिस्टेंस डेवलप नहीं करेगा, ये इंडक्टर सिंपल वायर जैसा बिहेव करेगा नहीं। अब हम लोग आगे चलते हैं, और आगे चलते हुए देखते हैं कैपेसिटिव सर्किट। अब कैपेसिटिव सर्किट किसको कहते हैं, तो बोलता है ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ हो। देखिए ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कैपेसिटिव सर्किट। इसको हम लोग C, इसका कैपेसिटेंस नाम है। ये जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसे कहेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका फॉर्मूला आ जाएगा 1/ωc, और ये वैल्यू होता है 2π/c। अब हम लोग देखते हैं कि यहां जो वोल्टेज अप्लाई होता है V बराबर V0 sin ωt, बट करंट जो यहां पर आएगा, देखिए आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर फ्रीक्वेंसीज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, XC इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू है, यानी यहां पर अगर इस तरह से हम लोग ग्राफ लेते हैं फ्रीक्वेंसी वर्सेस XC का, तो ये इस तरह का ग्राफ आता है, नहीं ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है हमारा। तो अगर ये फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो नो डाउट रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। तो इस केस में रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट आगे चलेगा, इसलिए आफ्टर डेरिवेशन ये हम लोग का आता है I0 sin ωt प्लस π/2। यहां पर भी जो हमारा फेज एंगल है वो π/2 है, दैट इज 90 डिग्री है, यानी करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री इन व्हाट, कैपेसिटिव सर्किट। और यहां पर भी हम लोग जो है इसका फेजर डायग्राम हम लोग बना सकते हैं, और वेरी सिंपल फेजर डायग्राम में हम लोग क्या होगा यहां पर कि ये हमारा, आप देख सकते हैं इस केस में कि ये हमारा करंट दिखा देंगे, और इधर हमारा क्या दिखा देंगे, वोल्टेज VC दिखा देंगे, और ये हमारा 90 डिग्री से पीछे चल रहा है फेजर डायग्राम में, हम लोग सिंपली इसको दिखा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने 3 एलिमेंट को बता दिया यहां पर, इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर और रेजिस्टिव सर्किट जो मैंने दिखाया। अगर इसमें हम लोग DC देते हैं तो देखिए यहाँ पर XC इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू लिए, DC के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 0 होता है, तो देखिए 1/0 मतलब इन्फिनिटी होता है, तो XC क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। तो बताओ कोई भी करंट यहाँ से कंडक्ट नहीं करेगा। हम लोग लिख सकते हैं कि DC कैन नॉट बी कंडक्टेड, ठीक है ना, कोई करंट इससे अलाउ नहीं होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो 50 हर्ज होता है। ये सब याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी बराबर कितना होता है, 50 हर्ज। मैं अगर सारा टॉपिक कंप्लीट कर लेता तो मैं कुछ इससे क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको, और आप देखते जाइए। हम लोग पढ़ना है सीरीज LCR सर्किट, सीरीज LCR सर्किट। इसमें क्या होता है कि जो हमारा, जैसे ये रजिस्टर हुआ, ये हमारा इंडक्टर हुआ, और ये हमारा कैपेसिटर हुआ, ये सारा सीरीज में होता है। दैट्स वाई ये हम लोग को कहा जाता है सीरीज LCR सर्किट। देखिए यहाँ पर भी हम लोग वोल्टेज V0 sin ωt ही अप्लाई करेंगे। इसका जो रेजिस्टेंस होगा R, इसका L और ये C से हम लोग डिनोट किए हैं। अब हम लोग जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है, देखिए इसमें करंट और वोल्टेज जो होता है हमारा सेम डायरेक्शन में होता है। और
ये फेज डिफरेंस 0 होता है। यहाँ पर देखिए अगर इधर हम लोग करंट कंपोनेंट माने हैं तो वोल्टेज इसमें 90 डिग्री आगे चलता है, VL देखिए आप यहाँ पर VL 90 डिग्री आगे, ये करंट कंपोनेंट ले लेते करंट का डायरेक्शन, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में हम लोग हो जाएगा क्या, वोल्टेज इसमें 90 डिग्री पीछे चलता है। बड़ा सिंपल है बनाने के लिए। इन तीनों को फ्री वेक्टर वाला, वेक्टर तो है नहीं लेकिन फेजर डायग्राम में वेक्टर जैसा कंसेप्ट को यूज करते हैं हम लोग। इधर ले लेते, इधर क्या है हमारा VR वोल्टेज के टर्म में लिखते हैं, बताइए। इसको उठा के यहाँ डाल दिए तो इधर क्या हो गया VL, और नीचे वाले को उठा के यहाँ डाल दिए, फ्री वेक्टर का जैसा कंसेप्ट किया VC। अब आप देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये अगर वेक्टर ट्रीट किए हैं तो ये वोल्टेज ज्यादा है क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इसमें कम होता है, इसलिए वोल्टेज कंपोनेंट कम है। ये दोनों माइनस हो जाएगा, ये आप समझ में आ गया होगा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पर क्या होगा, ये याद रखना कि हमने वोल्टेज अप्लाई किया V0 sin ओमेगा t। आप ध्यान रहेंगे चाहे R सर्किट हो, L सर्किट हो, C सर्किट हो या LCR, सब में वोल्टेज अप्लाई किए V0 बराबर V0 sin ओमेगा, V बराबर V0 sin ओमेगा t। अब देखो आप यहाँ पर ये बन जाएगा हमारा इधर VR, इधर क्या हो जाएगा VL माइनस VC, और ये जो हमारा हो जाएगा ये रिजल्टेंट वोल्टेज हो जाएगा, और यही हमारा जो है ये फेज एंगल हो जाएगा इस केस का। अब देखिए डोमिनेट कौन किया यहाँ पर, L वाला चीज डोमिनेट किया यहाँ पर, यानी इस केस में जो हमारा वोल्टेज है वो आगे रहेगा और करंट पीछे रहेगा। दैट्स वाई करंट का जो हमारा फॉर्मूला आएगा यहाँ पर I0 sin ओमेगा t माइनस फाइव, क्योंकि हम लोग फेज नहीं जानते हैं तो फेज यहां से निकाल सकते हैं। अगर देखिए cos फाइव भी लेते हैं तो cos फाइव बराबर क्या होता है B बाई एच, तो VR बाई V हो जाएगा, ठीक है। या tan फाइव लेते हैं, इनसे भी निकल जाएगा, परपेंडिकुलर बाई P बाई B होता है, तो क्या हो जाएगा VL माइनस VC बाई VR, यहां से फेज निकाल के यहां डाल देंगे। इसे हम लोग पावर फैक्टर भी कहते हैं, याद रहे, ठीक है। अब देखिए अगर रिजल्टेंट वोल्टेज निकालना है तो इसके हेल्प से निकल जाएगा V बराबर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा VR स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए VL माइनस VC का होल स्क्वायर। अब इसमें कन्वर्ट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा I स्क्वायर R स्क्वायर, V बराबर IR होता है, प्लस VL, देखिए VL मतलब क्या हो जाएगा करंट इंटू रेजिस्टेंस XL, तो क्या हो जाएगा यहाँ I XL माइनस VC, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा XC, तो क्या हो जाएगा यहाँ XC का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर हम लोग निकालते हैं I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I कॉमन ले लेंगे I स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये क्लियर है हमारा। फिर यहाँ से हम लोग देखेंगे तो देखिए ये हमारा फाइनली निकल जाएगा V बराबर क्या निकल जाएगा हमारे पास I बाहर आ जाएगा और अंदर में आ जाएगा R स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यानी यहां पर जो करंट निकालेंगे V बाय रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और इसी को और लिख सकते हैं V बाय Z। Z जो है ये इम्पीडेंस कहलाता है, यानी टोटल हिंड्रेंस रेजिस्टेंस offered by the LCR combinedly to the flow of current, करंट के फ्लो होने में, और ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। देखिए आप इससे बना सकते हैं, कहीं कंफ्यूजन नहीं है। अब अगर देखियो आप यहां पर ध्यान से देखो, यहां देख सकते हो कि हम लोग चलो सीरीज LCR को अगर हटा देते हैं, ठीक है ना, यहां पर देखिए पहले इसका फेजर डायग्राम भी देख लीजिए, है ना, आप देखिए मजा आएगा। इधर हमारा करंट और इधर वोल्टेज रेजिस्टेंस के कारण, वोल्टेज करंट C में 90 डिग्री पीछे चलता है और L में ये सीधा बनाएंगे, L में 90 डिग्री आगे चलता है। दोनों को क्या करेंगे हम लोग, दोनों को माइनस करेंगे तो इधर हो जाएगा VL माइनस VC, और ये इनका रिजल्टेंट हो जाएगा जो अभी मैंने बनाया है V, ठीक है। ये हमारा ओमेगा t और ये हमारा फाई, क्लियर, ये हमारा फेजर डायग्राम हो गया। चलिए अब बात करते हैं कि अगर हमारा ऐसा सर्किट हो जैसे इस सर्किट में R और L लगा हुआ है, R और L, तो इसमें हमारा करंट क्या होगा।
तो देखिए भाई I बराबर सिंपली हो जाएगा, क्या है सिर्फ R और L, तो ये देखिए R L C हट गया, तो ये V बाय हो जाएगा क्या हमारे पास R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, नहीं तब यहाँ टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XL के स्क्वायर। समझे, अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर ये C सर्किट है, यहाँ C लगा हुआ है, आप सीरीज LCR सर्किट को याद रखिए, उसी से बनाए, C लगा हुआ है। अब क्या कीजिए, ये C को हटाइए, L को हटाइए और C को रहने दीजिए, स्क्वायर है इसलिए फिर प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा C। अगर मान लेते हैं यहां पर L और C है तो भाई R नहीं है तो R को गायब कर दीजिए, R को गायब कीजिएगा क्या हो जाएगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और यहां हो जाएगा क्या XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये होगा कि नहीं, ठीक है। इस तरह से हम लोग पूरा इस सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पर एक टर्म आता है रेजोनेंस, तो बोलता है देखो भाई सीरीज LCR सर्किट में ही रेजोनेंस हो सकता है। रेजोनेंस क्या है, तो रेजोनेंस के समय क्या होता है कि इट इज पॉसिबल व्हेन करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम। कौन सर्किट, इन सीरीज LCR सर्किट में करंट मैक्सिमम होना चाहिए तभी ये रेजोनेंस कहलाता है। तो बोलता है ये कब मिलता है, व्हेन क्या हो जाएगा, व्हेन XL इज इक्वल टू XC, जब ये दोनों बराबर होंगे। अब देखो भाई ये करंट बराबर अभी मैंने पढ़ा था V बाय रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। देखिए ये दोनों बराबर हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, तो I बराबर सिर्फ V बाय R, यानी इस केस में Z बराबर R। तो ये भी कंडीशन हो गया रेजोनेंस का कि व्हेन टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R देन इट इज द केस ऑफ रेजोनेंस, और रेजोनेंस का ये कंडीशन है। अगर फ्रीक्वेंसी निकालना है तो यहाँ देखिए ओमेगा L पुट के, ये रेजोनेंस है इसलिए ओमेगा R, ये ओमेगा RC लिख सकते हैं, ये आएगा ओमेगा R स्क्वायर 1/LC, और ये स्क्वायर जाएगा तो ओमेगा R बराबर हो जाएगा 1/रूट अंडर LC, और ओमेगा R मतलब होता है 2 पाई न्यू R बराबर 1/रूट अंडर LC, और यहाँ न्यू R बराबर हो जाएगा 1/2 पाई रूट अंडर LC। ये हमारा बन जाएगा क्या, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन सीरीज LCR सर्किट। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, यहां पर एक देखने वाली चीज है, वो होता है कि क्वालिटी फैक्टर क्या बताता है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस बताता है। अभी हम ग्राफ से भी दिखाएंगे शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। इसको डिफाइन कैसे होता है क्वालिटी फैक्टर, इसका कोई SI यूनिट नहीं होता, क्योंकि डिफाइन क्या है, इट इज द वोल्टेज अक्रॉस L और C बाय अप्लाइड वोल्टेज। अब देखिए अगर वोल्टेज अक्रॉस L लेके चलते किसी एक को तो हम लोग ऐसे बनाते VL बराबर क्या हो जाएगा I इंटू XL बटे I इंटू R। आप देखो I कैंसिल हो गया, XL का वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं यहाँ पर हम लोग तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो आप देख सकते हो XL का वैल्यू क्या पुट करेंगे, ओमेगा L बाई R, ओमेगा यहाँ रेजोनेंस में इसलिए ओमेगा R। अब देखो यहाँ ओमेगा R का वैल्यू यहाँ है 1/रूट अंडर LC, यहाँ पुट करेंगे तो L बटे R, और ये क्या हो जाएगा रूट अंडर L, देखो LC, तो यहाँ अलग अलग लिख देते हैं रूट C, एक रूट कटेगा तो यहाँ रूट L आ जाएगा, तो देखिए आप यहाँ आ जाएगा 1/R रूट अंडर L बाय C। ये हो गया हमारा क्वालिटी फैक्टर। मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ गई होगी और इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, और इजीली से क्वालिटी फैक्टर हमारा क्या करता है, रेजोनेंस को डिफाइन करता है। और मैं चाहूँगा कि इससे अगर हमें क्वेश्चन ये ज़रूर आता है एग्ज़ाम में हम लोग को, और एग्ज़ाम में ये पूछा भी जाता है रेजोनेंस के बारे में, और हम लोग बताते भी हैं इसको। तो आप यहाँ देख सकते हो रेजोनेंस में हमारे पास फॉर्मूला आ गया Q बराबर 1/R है ना, 1/R, और क्या हो गया, इससे 100% क्वेश्चन जो होता है MCQ आता है जहां पर R L C दिया रहता है, सब सॉल्व कर देंगे तो Q निकल जाएगा। तो ये हमारा रेजोनेंस से रिलेटेड हो गया। अब हम लोग देखते हैं आगे कि इसका ग्राफ किस किस तरह से आता है रेजोनेंस का। आप देखिए ये जो ग्राफ है हमारा, अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो जब रेजोनेंस यानी न्यू इक्वल टू न्यू आर हो जाए, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो जाए तो करंट मैक्सिमम होता है, तो ये ग्राफ ऐसे होगा। और इसी को जस्ट अगर उल्टा हम लोग देखें,
इधर फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं और इधर हम लोग इम्पीडेंस ले लेते हैं, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि इम्पीडेंस मिनिमम होता है। देखिए ये मिनिमम होता है। ये हमारा दो ग्राफ हुआ यहाँ पर और इससे क्वेश्चन हमारा आता है। अब रही बात है कि पावर, तो हम लोग डेरिवेशन को ना पढ़ते हुए पढ़ने का तरीका यूज कीजिए हम लोग, और वो तरीका क्या है कि हम लोग सिर्फ थ्योरी और फॉर्मूला याद रखेंगे तो हमारा सारा क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। जो पावर डेसिपेशन इन सीरीज एलसीआर सर्किट है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे, द एवरेज पावर डेसिपेशन, क्योंकि ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट है इसलिए हम लोग पावर एवरेज पावर निकालते हैं और ये आता है IRMS VRMS cos phi। जो cos phi है अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था ये पावर फैक्टर है, इसको हम लोग अलग से निकाल सकते हैं। ये देखिए ये वर्चुअल करंट है और वर्चुअल वोल्टेज है, इसलिए वर्चुअल पावर भी हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से IRMS एंड VRMS, इसके हेल्प से हम लोग अलग से निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग जानते हैं कि इन आर सर्किट में फाई बराबर 0 होता है, तो देखिए एवरेज पावर डेसिपेशन cos 0 क्या होता है 1 होता है, cos 0 1 होता है, इसलिए IRMS और VRMS निकालना है और ये मैक्सिमम पावर डेसिपेशन होगा हमारा किसके केस में, रेजिस्टिव सर्किट में। लेकिन यही हम लोग अगर L या C लेते हैं, मैंने पीछे लिखा था कि फाई बराबर π/2 और हम लोग जानते हैं cos π/2 जो होता है 0 होता है, इसलिए यहाँ पर 0 पुट होगा और पावर डेसिपेशन 0 हो जाएगा हमारा सर्किट। ऐसे सर्किट को वाटलेस सर्किट कहते हैं और जो करंट बहता है उसे हम लोग वाटलेस करंट भी कहते हैं, ठीक है ना। वाट पावर का ऐसा यूनिट होता है वाट, पावर लेस हो रहा है, दैट्स वाई हम लोग लिख सकते हैं वाटलेस करंट। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग ट्रांसफार्मर में पहुंचते हैं, ठीक है। और जो हमारा ट्रांसफार्मर है हम लोग जनरली इस तरह के बनाते हैं ट्रांसफार्मर, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे इसका प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है। हम लोग या आपको डेरिवेशन करने नहीं आएगा ना डायग्राम बनाने आएगा, आपको इस तरह से लिखा हुआ है। मान लेते हैं यहाँ पर ये वायर राउंड किया हो गया है, ठीक है। और ये देखिए हम लोग इनपुट देते हैं, इनपुट AC देते हैं और यहाँ पर भी हम लोग बहुत सारा टर्न दे देते हैं यहाँ, और ये जो हम लोग यहाँ पर मिलता है ये आउटपुट AC ही मिलता है हम लोग यहाँ पर। ध्यान से रहे, ये जो दिखाया गया है ये यहाँ पर जो हमारा है लेमिनेटेड आयरन कोर है, ठीक है। सबसे पहले कि ये AC ट्रांसफार्मर क्या काम है, तो बोलता है इट कन्वर्ट्स लो वोल्टेज एट हाई करंट इनटू हाई वोल्टेज एट लो करंट। अगर ज्यादा दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा है तो ये क्या करता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो जो हाई वोल्टेज लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है उसे कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में ट्रांसफर करता है उसको कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये हमारा प्राइमरी कॉइल हो गया, ये हमारा सेकेंडरी कॉइल हो गया, ठीक है। इसका बेसिक प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन से है। क्या है म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल, वेन एवर द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन दिस कॉइल प्राइमरी कॉइल विल चेंज then the magnetic flux linked with the secondary coil also will change। और फैराडे लॉ से जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो EMF यहां जनरेट करेगा, EMF जनरेट करेगा। अब हम लोग जानते हैं EMF जो हमारा जनरेट करता है वो किनके हेल्प से, किस फॉर्मूला से देते हैं, EMF बराबर होता है, हमारे पास फॉर्मूला ये होता है, ठीक है ना, माइनस N, अगर सेकेंडरी के लेंगे तो NS d∅s बाई dt, इसके हेल्प से हम लोग देते हैं। यानी यहाँ जो नंबर ऑफ टर्न है ये NS कहलाता है, यहाँ जो नंबर ऑफ टर्न है ये NP कहलाता है, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, टोटल नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल। अभी हम बताते हैं कि ये जो लेमिनेटेड आयरन कोर है इसका यूज क्या है। जो यहाँ पर जैसे हम लोग पढ़े थे सोलेनॉइड में देखे थे या सेल्फ इंडक्शन में देखे थे हम लोगों ने कि जब भी करंट इससे होकर गुजरता है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो बताइए अगर करंट यहाँ पर आएगा अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ फ्लक्स चेंज करेगा।
जब यहाँ फ्लक्स चेंज करेगा तो ईएमएफ पैदा होगा ईपी बराबर माइनस एन पी डी फाइव पी बाई डी टी। और यहाँ जो फ्लक्स है, देखिए ये आयरन कोर है, इसका रास्ता बनेगा यहाँ आने के लिए, इसके हेल्प से ये एंट्री मारेगा इधर। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स जब यहाँ आएगा तो देखिए इसके एरिया से होकर भी गुजर रहा है, तो इनका भी फ्लक्स चेंज किया, तो बताओ यहाँ ईएमएफ पैदा होगा कि नहीं, फिर ये से रिटर्न वापस। अगर बोलता है कोई लॉस नहीं होता है यहाँ फ्लक्स का, तो यहाँ पर जो डी फाइव पी बाई जो डी टी बराबर डी फाइव एस बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों सेम हो जाएगा। तो अगर हम लोग निकालते हैं रिलेशन, तो देखो अगर ई एस बाई ई पी कर देते दोनों का रेशियो, तो देखिए ये दोनों टर्म कट जाएगा और हम लोग देख सकते हैं एन एस बाई एन पी हमारा रिलेशन आ जाता है। यानी नंबर ऑफ टर्न जहां ज्यादा होगा वहां पर हमारा पोटेंशियल ज्यादा होगा, नंबर ऑफ टर्न जहां कम होगा पोटेंशियल कम होगा। इसीलिए हमारे पास यहां पर एक रिलेशन है कि अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर देखेंगे तो स्टेप अप में यहाँ आउटपुट वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए। अभी हम लोग रिलेशन में देखें तो एन एस मस्ट बी ग्रेटर देन एन पी, इट इज द कंडीशन फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और अगर स्टेप डाउन को करते हैं हम लोग यहाँ पर डाउन का, तो हमारा स्टेप डाउन में क्या होना चाहिए, कम वोल्टेज चाहिए, इसलिए एन एस लेस देन व्हाट, एन पी, ये हमारा कंडीशन हो गया। अगर आइडियल केस लेते हैं, ऐसा होता तो नहीं है, तो अगर आइडियल केस लेते हैं कि इफ देयर इज नो लॉस ऑफ पावर, तो हमारे पास यहां पर आता है, क्या आता है हमारे पास, आप देख सकते हैं, ठीक है, हमारे पास कि आउटपुट पावर बराबर इनपुट पावर लिख सकते हैं हम लोग, है ना। ऐसा तो होता नहीं, फिर भी अब आउटपुट पावर में क्या हो जाएगा, आउटपुट करंट कौन है, सेकेंडरी वाला, और पावर बराबर वोल्टेज इंटू करंट होता है, और यहाँ क्या हो जाएगा Vs, और यहाँ पर हमारे पास या Vs या Es, क्योंकि हम लोग कभी कभी ES को Vs लिखते हैं, कभी कभी EP को हम लोग BP भी लिखते हैं, ठीक है ना। इनपुट में कौन था हमारे पास प्राइमरी कॉइल में जो करंट है वही इनपुट करंट कहलाएगा, और वो वोल्टेज जो होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, BP कहलाएगा। इसी को लिख सकते हैं IS ES बराबर IP और EP। अब आप देख सकते हो यहाँ पर ES बाई EP जो हो गया हमारा IP बाई IS हो गया। इसीलिए हमने पहले कहा था कि इट कन्वर्ट्स हाई वोल्टेज एट व्हाट, लो करंट इनटू लो वोल्टेज एट हाई करंट। अब ये रिलेशन अगर मिला देते हैं तो देखिए इधर भी हमारा आया हुआ है, ये हमारे लोग रिलेशन याद रख सकते हैं। अगर इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर निकालना है तो ईटा बराबर P आउटपुट बाई P इनपुट डाल देंगे, इससे हमारा बन जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो लॉस ऑफ एनर्जी होता है वो कैसे होता है। तो जो ट्रांसफार्मर अभी मैंने बनाया था, लीकेज ऑफ फ्लक्स इसके कारण लॉस होगा, हमिंग इफेक्ट जो साउंड इफेक्ट आता है इसके कारण होगा, जो ईडी करंट जनरेट होता है क्योंकि आयरन जो वहाँ पर कोर बनाया गया है उसके कारण भी होगा। इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए हम लोग आयरन कोर में लेमिनेशन यूज करेंगे, तो वो हमारा कुछ मिनिमाइज होगा हमारा एनर्जी लॉस में। और हम लोग इसमें देखते हैं जो एसी जनरेटर है, ये हम लोग जानते हैं कि ये हमको एसी करंट देता है, ठीक है ना। और जो जनरेटर हमारा होता है कम्यूटेटर लगा हुआ रहता है, 2 स्लीप रिंग होता है, यही सब हम लोग देखेंगे। और वो क्या करता है, एसी जनरेटर हमारा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और वो एसी ही देता है हमें, ठीक है ना। वो हमें क्या देता है, एसी देता है। और हम लोग जानते हैं कि वहाँ पर भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेनन होता है। ये जो हमारा इधर हमारा नॉर्थ पोल होता है, इधर साउथ पोल होता है, और यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, ये आर्मेचर कॉइल लगाते हैं, और यहाँ 2 स्लीप रिंग दिया जाता है, एक इससे कनेक्शन होता है, एक इससे कनेक्शन होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या होता है, कार्बन ब्रश होता है, ये एक्सटर्नल ले लिए, यहाँ भी कार्बन ब्रश होता है, ठीक है। ये घूमता कार्बन ब्रश क्या होता है कि ये एक्सल के साथ जो ये रिंग घूमते रहता है ताकि इसका पोजीशन शिफ्ट होते रहता है। इसका एरिया हम लोग ए मानेंगे। देखिए बार बार ये इस तरह से घूमेगा मैग्नेटिक फील्ड में, कभी फ्लैट रहेगा, कभी इस तरह से रहेगा, फिर ऐसे रहेगा, ठीक है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हमारा अगर ये आर्मेचर है ये इस तरह से घूमेगा, कभी देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे भी मैक्सिमम लगेगा अभी, फिर धीरे धीरे नीचे जाएगा तो मिनिमम होगा। तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा जो है वो चेंज करेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जब भी चेंज करेगा हमारे पास, तो हमने पढ़ा है कि यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस करेगा। वो ईएमएफ जो होता है हमारा क्या लिखेंगे, डी फाइव बाई क्या लिखेंगे, डी टी,
और यहाँ हमारा नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होता है इसलिए n लगा देंगे फैराडेज लॉ से। फाई जो हमारा होगा यहाँ फाई बराबर क्या हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। बी यानी इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, ए इसका एरिया। अब यहाँ पुट करेंगे तो ई बराबर हमारा हो जाएगा माइनस एन, देख लीजिए आप, हमारे पास बी बाहर आ जाएगा, ए बाहर आ जाएगा और डी कॉस थीटा बाय क्या हो जाएगा हमारे पास डी टी। अब यहां पर देख सकते हैं कि जो थीटा होगा है ना, हम लोग लिखा है ये चूंकि घूमता है तो घूमने की जगह एंगुलर वेलोसिटी यूज करते हैं, यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा ओमेगा टी। तो हम लोग नेक्स्ट टाइम यहाँ पुट करेंगे माइनस एन बी ए डी कॉस ओमेगा टी बाई डी टी, क्योंकि टी टी अब आ गया। अब ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा हमारा। अब देखो आप यहाँ पर जब हम लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे, कॉस का माइनस में साइन में आता है तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एन बी ए और कॉस ओमेगा टी का क्या हो गया साइन ओमेगा टी और ओमेगा टी का हो जाएगा ओमेगा डिफरेंशिएशन। तो ये हो जाएगा क्या एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। देखिए ये इसके कारण पैदा हो, ये सारा टर्म कांस्टेंट है तो देखिए ई बराबर इसी से रिलेटेड टर्म ई नॉट साइन ओमेगा टी लिख दिए। इस केस में जो ई नॉट आया वो एन बी ए ओमेगा आया और ये देखिए ये आउटपुट जो हमें मिला, ये जो इक्वेशन है अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज का इक्वेशन है, दैट्स व्हाई इट प्रोड्यूसेस अल्टरनेटिंग वोल्टेज, क्योंकि एवरी हाफ साइकिल में करंट का डायरेक्शन रिवर्स होता है, क्योंकि ये पॉइंट कभी इधर आता है, ये पॉइंट कभी इधर आता है। और इस तरह से मैंने जो है यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट जो है टोटल का टोटल मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीट किया है। नेक्स्ट डे मैं कोशिश करूंगा कि इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू है और जो एग्जाम में आ सकता है, जितने सारे टर्म को मैंने पढ़ाया है ना, वो उसका मैं डिस्कस करूंगा। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग एंड यू टेक बेनिफिट फ्रॉम माय दिस वीडियो फॉर योर बिकमिंग एग्जामिनेशंस। आप इस तरह से पढ़े, फॉर्मूला याद रखे, थ्योरी को पढ़े, है ना, और यू विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू इट। और डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं कल दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और वैसे ही आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।